नमस्कार। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में हाई कोर्ट की ओर से कोटकपुरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी को रद्द किया गया। इसके बाद उस एसआईटी के प्रमुख कुंवर विजय प्रताप सिंह को नई एसआईटी में शामिल न करने का मामला सामने आया, जिसके बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुंवर विजय प्रताप ने अपना इस्तीफा उन्होंने भेजा, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुंवर विजय प्रताप सिंह के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आईपीएस सेवा से प्री मैच्योर रिटायरमेंट मांगी थी। और बता दें कि कोटकपुरा फायरिंग मामले में पंजाब की राजनीति में हलचल पैदा हो गई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुंवर विजय प्रताप के इस आवेदन को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि वो बेहद अनुभवी और अच्छे अफसर हैं। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरे में है और ऐसे हालात में उनके जैसे अफसरों की जरूरत है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को उनके अनुभव और दक्षता की जरूरत है, जिन्होंने पंजाब पुलिस में सेवाएं देते हुए कई अहम पदों पर काम किया है। जिस तरीके से ये मामला काफी पुराना है, कोटकपुरा गोलीकांड का जो मामला है, और इस मामले में जब चुनाव हुए थे पंजाब में तो ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था और चुनावी मुद्दा भी बना था। उसके बाद इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया था और उसी एसआईटी के प्रमुख थे कुंवर विजय प्रताप सिंह। लेकिन जब इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई तो कोर्ट ने इस एसआईटी को ही रद्द कर दिया। जांच से संतुष्ट नहीं हुए थे हाईकोर्ट के जज और इसी वजह से उन्होंने इस एसआईटी को रद्द कर दिया गया। हालांकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी और ये बताया जा रहा है कि उसी हाईकोर्ट के फैसले से आहत थे कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा था। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पूरे मसले को लेकर के कुंवर विजय प्रताप सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि उनका अनुभव और उनकी दक्षता की जरूरत फिलहाल पंजाब को है, क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरे में है। जगतार सिंह भुल्लर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो जगतार जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर के? क्या वजह बताई जा रही है कुंवर विजय प्रताप सिंह के इस्तीफे की? देखो, अगर हम बात करें तो क्योंकि जो 2015 में बेदबी हुई थी गुरु साहब जी की, और उसके बाद उस समय श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार थी जी, और जब 2017 बंदी काफी मुद्दा बना था विधानसभा 2017 को लेकर, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दा हो चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो। तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार बनती है तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के पूर्व जज जस्टिस रंजीत सिंह को जिम्मेवारी दी जाती, उनकी तरफ से अपनी एक रिपोर्ट पेश की जाती, वो विधानसभा के पटल पे रखी जाती है और उसके बाद सरकार की तरफ से आगे एक एसआईटी का गठन किया जाता है जिसमें 6 मेंबर थे, उनमें से कुंवर विजय प्रताप सिंह था। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन कुंवर विजय प्रताप की तरफ से की गई और ये माना जा रहा है कि जो हाई कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट को खारिज किया गया और हाई कोर्ट की तरफ से ये भी देश की दिए गए कि एसआईटी को रद्द किया जाए और नई एसआईटी बनाई जाए, उसमें कुंवर विजय प्रताप जो आईजी रैंक के अधिकारी है उनको ना शामिल किया जाए। तो काफी इल्जाम लगे कि जो पंजाब की वकीलों की तरफ से, जो एडवोकेट जनरल के दफ्तर से इस पूरे केस की सही तरह से पैरवाई नहीं हुई, तो उसके चलते ये माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी जो सर्विस से इस्तीफा दे दिया। उनकी 22 साल की सर्विस हो चुकी है, 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो उन्हें वो जो रिटायरमेंट लेने का फैसला है कि वो अपनी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका जो इस्तीफा वो रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे मेहनती काबिल और जो ऑफिसर है वो पंजाब को जरूरत है, वो इनका जो इस्तीफा वो रिजेक्ट कर दे। लेकिन अभी जो फैसला कुंवर विजय प्रताप सिंह ने करना है कि वो जो कैप्टन की तरफ से जो उनका इस्तीफा नहीं मंजूर किया गया वो तो आगे क्या करते हैं। लेकिन एक बात है कि अब इस मसले पे सियासत और भी तेज होगी, खूब सियासत होगी,
क्योंकि एक बार फिर पंजाब में विधानसभा का चुनाव है 2022 में, और महज 8 महीने का समय बाकी है। और ये भी माना जा रहा है कि अब वो कुंवर विजय प्रताप एक समाज कार्यकर्ता के अलावा हो सकता है कि ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि वो अमृतसर से किसी सीट से विधानसभा चुनाव का भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस पे खूब चर्चा, और कांग्रेस पार्टी भी महसूस कर रही है कि उनके इस्तीफे देने के बाद और जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिपोर्ट को रद्द किया गया, उससे कांग्रेस पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ सकता। वो काफी कांग्रेस पार्टी का डैमेज हुआ। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वो उस चुनौती को कैसे पार करेंगे? जी जगतार जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस मामले पर सियासत होती आई है और अब ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पंजाब सरकार का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का उन पर सीधा हमला बोला गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर के जो हाई कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अब पंजाब सरकार का क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले को लेकर के? जब पिछले शुक्रवार जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यह रिपोर्ट को रद्द किया गया था और साथ का नई एसआईटी का गठन करने का आदेश दिए गए थे, तो उसके बाद लगातार सोशल मीडिया और जो बाकी पार्टी उनकी तरफ से भी काफी सियासत की गई। हालांकि जो श्रोमणी अकाली दल, जिनको अभी तक कांग्रेस पार्टी दोषी मानती आ रही है, तो सुबह से बादल में क्या था कि ये हमें फ्रेम करने की साजिश बनाई गई थी, साजिश को दिया गया था। और इसके चलते अब जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वो सच्चाई बाहर ले गया कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, वो अब पर्दा उठ चुका। और आम आदमी पार्टी का इल्जाम था कि इसमें दोनों पार्टी मिली हुई हैं, कांग्रेस पार्टी को, श्रोमणी अकाली दल भी। और हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को स्टेटमेंट देनी पड़ी। उन्होंने कल फिर एक बार दोहराया कि अभी क्योंकि पूरे इनपुट बाहर नहीं आए कि हाई कोर्ट की रिपोर्ट में क्या लिखा, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मसले को वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, और ना ही वो एसआईटी नहीं बनाएंगे और ना ही कुंवर विजय प्रताप को एसआईटी से दूर करेंगे। तो अभी हाई कोर्ट के जो फैसला वो भी पूरा बाहर नहीं आया, लेकिन सरकार, पंजाब सरकार की तरफ से, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पहले दिन ही ऐलान कर दिया गया था कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अगर उन्होंने रिपोर्ट रद्द करने का फैसला सुनाया और अगर उन्होंने हाई कोर्ट को नए रूप में बनाने का आदेश दिया गया, तो वो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते या नहीं देते, क्योंकि ये चुनौती देने का जो पहले बयान था तब आया था जब कुंवर विजय प्रताप ने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पे और किरकिरी होगी कि आपने कस्में खाई थी कि जो गुरु साहब की जिन्होंने बेदबी किया उनको हम पकड़कर जो भी दोषी होगा सलाखों के पीछे फेंकेंगे। लेकिन अब कुंवर विजय प्रताप की तरफ से इस्तीफा गया तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को और सामना करना पड़ेगा चुनौतियों का। और कल ही बरगाड़ी जाके नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी के तेज तरार एमएलए और कैप्टन अमरिंदर सिंह के से भी काफी खफा हैं, उन्होंने भी कल ओपनली वहां पे किया था लोगों से बातचीत करते हुए कि एक तो जो ड्रग्स मसले पे एडीजीपी रैंक के अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू उनकी रिपोर्ट को नशर किया जाए, और एक कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लेके लाना चाहिए ताकि पता चल सके लोगों को कि असली सच्चाई की है। तो अब कांग्रेस पार्टी भी काफी परेशान दिखाई दे रही है और उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कि दो बड़े मुद्दे से, जिन दो बड़े मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, एक था ड्रग्स का मसला, वो भी अजय तक रिपोर्ट जन तक नहीं हुई, और दूसरा था गुरु साहब की बेदबी, वो भी रिपोर्ट अभी तक जन तक नहीं हुई। तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी चुनौती है, बड़ी मुश्किल है कि वो लोगों का कैसे सामना करेंगे जब वो विधानसभा चुनाव के दौरान घरों में जाएंगे, लोगों से वोटें मांगेंगे, तो आगे उनको क्या जवाब क्या मिलेंगे, क्योंकि लोग लगातार पिछले 5 साल से नशे के मसले पर रिपोर्ट मांग रहे हैं। और अब गुरु साहब जी की जो बेदबी हुई थी उसको लेकर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था और उसके जो मेन मेंबर है कुंवर विजय प्रताप, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया। तो निश्चित तौर पे सरकार बुरी तरह गिर चुकी है और इस पे मसले पे
श्रोमणी अकाली दल तो सियासत करेगा कि उनको हाई कोर्ट की तरफ से एक हिसाब से क्लीन चिट मिल गई कि रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वो बुरी तरह गिर चुकी है और जो आम आदमी पार्टी, उसके लिए एक मैदान खुला है और वो इस मसले पे कांग्रेस पार्टी को भी घेरेगी, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल को भी। जी, लेकिन जगतार जी, अगर व्यक्तिगत रूप से कुंवर विजय प्रताप की बात की जाए, क्योंकि काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं और काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, लेकिन उनकी उनकी तरफ से अब क्या कुछ सामने आ रहा है? उन्होंने अपने इस्तीफे में क्योंकि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मांगी है, लेकिन वास्तविकता क्या है इस बारे में कोई उन्होंने जानकारी दी हो, या फिर आगे वो क्या सोच रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि वो राजनीतिक पारी भी खेल सकते हैं, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? कौन से दल की तरफ उनका झुकाव फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखो, फिलहाल तो ये जरूर माना जा रहा है कि उन्होंने अपने जो रेजिग्नेशन लेटर पे भी लिखा है वो ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता में शामिल होते रहेंगे, एज ए सामाजिक कर्ता वो आप काम करेंगे। और हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने LLB भी किया और वकालत भी शुरू कर सकते हैं साथ के साथ। हो सकता है क्योंकि उन्होंने MBA भी की और PhD भी की है, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब एक IPS अधिकारी और IG रैंक पे हैं और उनकी 22 साल की सर्विस, अभी 10 साल उनकी सर्विस को पड़े थे अभी, और कम से कम वो DGP रैंक पे जा सकते थे और उन्हें अब IG रैंक पे अपनी नौकरी छोड़ दिया। तो निश्चित तौर पे उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो वकालत कर सकते हैं, वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस रैंक पे वो काम कर चुके हैं और जिस लेवल पे उनकी पहचान बन चुकी है, तो लाजमी तौर पे कहीं कोई ना कोई जो पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये दो पार्टियां, वो भी मुझे लगता है जहाँ लोग भी महसूस करें कि दोनों पार्टियों में उनको अगर लगा कि उनके जो विचार मिलते हैं उनके लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं। कोई श्रोमणी अकाली दल के साथ तो जा नहीं सकते, तो ना ही श्रोमणी अकाली दल लेगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल तो इन पे इल्जाम लग चुके। और अगर कांग्रेस पार्टी की करे तो कांग्रेस पार्टी के कारण तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं दो पार्टी हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर बात करें तो उनके काफी वहाँ लोग अच्छे दोस्त भी हैं। और अगर हम बात करें लक्ष्मीकांता चावला, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो उसके काम को वो काफी कह सकते हैं सराहना करते हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए भी दरवाजे खुले, लेकिन अभी उन पे निर्भर करता है कुंवर विजय प्रताप पे कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी या कहीं और अन्य दल में शामिल होते। लेकिन ये है कि ना वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, ना ही श्रोमणी अकाली दल में, क्योंकि दोनों पार्टियों, अगर वो दोनों पार्टियों में शामिल होते निश्चित तौर पे पंजाब की जनता पे वो भी निशाने पे आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल दो पार्टी बची हैं जो बड़ी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है। इनमें से उनको एक चॉइस करनी पड़ेगी जी, अगर उन्होंने सियासत में आना हो। जी, लेकिन जगतार जी, अगर बात की जाए कुंवर विजय प्रताप के अब तक के करियर की, उन्होंने वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, काफी तारीफ उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है जब इस्तीफा नामंजूर उन्होंने किया। और ये भी एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक और बाहरी खतरे से जो इलाके हैं वो जूझ रहे हैं, तो ऐसे में वो एक अपने आप में एक बड़ा इश्यू बन जाता है कि किस तरीके का खतरा वहां पर दिखाई दे रहा है CM कैप्टन अमरिंदर को। ये तो एक उनकी प्रशंसा की गई कैप्टन अमरिंदर सिंह की इसकी तरफ से कुंवर विजय प्रताप। ऐसा तो है नहीं है कि कुंवर विजय प्रताप ही एक ऐसा ऑफिसर है कि वो पंजाब का बॉर्डर स्टेट है, क्योंकि वो 98 के बैच के अधिकारी। तो पंजाब तो शुरू से बॉर्डर स्टेट पे है, वहाँ पहले भी पंजाब में बहुत सारे काबिल ऑफिसर आए हैं जिन्होंने आंतरिक और बाहरी काम किया है। लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर, एक मेहनती ऑफिसर माना जाता है। ऐसे और भी ऑफिसर हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पंजाब पुलिस के पास सिर्फ कुंवर विजय प्रताप ही है, क्योंकि जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था, जहाँ उससे पहले बॉर्डर स्टेट की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेहनती और बहादुर ऑफिसर थे जिनके चलते पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ। कुंवर विजय प्रताप तो पंजाब में तब आए जब 98 थे, और पंजाब में तो लास्ट जो आतंकवाद का दौर की बात करें तो वो 94 के आसपास ही था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि काफी मेहनती ऑफिसर है। अगर हम किडनी स्कैम की बात करें तो वो इन्होंने काफी नशर किया था, तो उसका पर्दाफाश किया। तो ऐसे बहुत सारी कमेटियों में भी रहे हैं, कई कमेटियों में कई SIT के मेंबर हैं,
तो निश्चित तौर पर मेहनती, ईमानदार और लगन वाले और काबिल और दलेर ऑफिसर माने जाते हैं। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माना है कि ऐसे ऑफिसर को हम जाने नहीं देंगे। लेकिन ये अब सारे का सारा जो फैसला वो खुद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने करना कि वो क्या जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से उनके इस्तीफे को ठुकराया गया, उस पे उनको स्वीकार नहीं किया, जो कैप्टन की अमरिंदर सिंह की भावनाएं, क्या वो अब कुंवर विजय प्रताप भावनाओं की कदर करेंगे? ये पूरे का पूरा दारोमदार जो पूरे का पूरा जो फैसला वो अब स्वयं कुंवर विजय प्रताप को ही करना है। जी जगतार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। लगातार जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के अब सियासत हो रही है और इसी बीच कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा फिलहाल नामंजूर किया है। अब फैसला कुंवर विजय प्रताप सिंह को ही लेना है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और कोरोना से निपटने के लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। राज्य में नई पाबंदियां अब लागू की गई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की शाम को राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि अगले 15 दिन तक राज्य में सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर के बाकी सभी अन्य सेवाओं पर रोक रहेगी और उन्होंने ये भी बताया है कि इस दौरान राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। सीएम ठाकरे ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में केंद्र सरकार सड़क के रास्ते के साथ साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन को भेजे और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी उद्योगों की मदद करें। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से वायुसेना के इस्तेमाल की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। कोरोना वैक्सीनेशन से आने वाली लहर कमजोर होगी और सीएम उद्धव ने जीएसटी रिटर्न टालने और ब्रिटेन मॉडल को अपनाने की अपील भी की है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में और उसको लेकर के बार बार ये बात कही जा रही थी कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि जो टीमें बनाई गई हैं अलग अलग उनकी तरफ से और जो कैबिनेट के जो लोग हैं उनके साथी और विपक्ष की तरफ से भी लगातार जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, उसी को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कई दिनों से चर्चा कर रहे थे, मंथन कर रहे थे अलग अलग तरीके से, अलग अलग, चाहे वो विपक्षी दलों की बात हो या फिर कैबिनेट की बात हो या फिर जो टीमें बनाई गई हैं उनकी बात हो। उनकी तरफ से सुझाव यही मिल रहा था कि करीब 15 दिनों का लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है। वहीं सीएम ठाकरे इस बात के पक्ष में थे। जो जानकारी मिल पा रही है कि 8 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अब जो आखिरी फैसला लिया है वो लॉकडाउन और जो छूट दी गई है उसके बीच में से एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। धारा 144 लागू की गई है, कर्फ्यू लगाया गया है और अब कुछ छूट भी इसमें दी गई है, लेकिन अपील की गई है यानी कि लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया गया। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, मंथन चल रहा था, कई दिनों तक मंथन चला और अब आखिरकार क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है? क्योंकि पाबंदियां लॉकडाउन के जैसी ही लगा दी गई हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कर रही थी कि अगर कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार इसी से बढ़ती रही तो महाराष्ट्र मुंबई में मजबूरन लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसको लेकर रविवार कोविड टास्क फोर्स के साथ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की। इस दौरान टास्क फोर्स ने साफ तौर पर कह दिया था कि कम से कम 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है, उसको कायम रखने के लिए लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने तमाम कैबिनेट और तमाम मंत्रिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में एक बताया गया किस तरह से मुंबई महाराष्ट्र की हालत बिल्कुल कोविड को लेकर खराब है। ऐसे में ब्रेक द चेन नामक नाम दिया गया है इसको, और 15 दिनों का जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, 14 अप्रैल से लेकर 1 मई तक मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी, यानी कि कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में तमाम जो अति आवश्यक सेवाएं हैं वो बहाल रहेगी, जिसमें मुंबई की बसों, टैक्सी और ऑटो सेवा के अलावा लोकल ट्रेनों को भी चलाया जाएगा, लेकिन इसमें सफर करने वाले सिर्फ अति आवश्यक सेवा के तहत ही कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार चाहती कि किसी भी तरह से
लॉकडाउन के बहाने, हालांकि लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता, लेकिन लॉकडाउन के बहाने इस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। और वहीं जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? देखिए इतने पहले भी महाराष्ट्र सरकार जब लॉकडाउन लगाने की बात कर रही थी, उस दौरान विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि लॉकडाउन लगाने से पहले महाराष्ट्र सरकार को गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में अंजाम देते हुए अब घोषणा कर दी है कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं मुंबई में, उनको 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं जो मजदूर वर्ग है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, उनको भी हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में 12 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको इस तरह से 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ये तब तक दिए जाएंगे जब तक मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन 1500 रुपए से उनका बनेगा क्या, सत्य प्रकाश? देखिए हितन, मुंबई जैसे शहर में 1500 रुपए महीने कुछ नहीं लगता है। लिहाजा रूम भाड़े की बात करें, शौचालय की बात करें, या बिजली की बिल की बात करें, या फिर अन्य जरूरतों की चीजें की बात करें, तो उसमें 1500 रुपया बेहद कम पड़ता है। ऐसे में अगर राशन की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मुफ्त में राशन देने की भी घोषणा की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर राशन विभाग द्वारा इस तरह की कोई जानकारी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि राशन भी मुफ्त में दिया जाएगा। हालांकि किनको किन परिस्थिति में दिया जाएगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि किस तरह से इस पूरे मामले को निपटाया जाए। जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा था कि महाराष्ट्र सरकार अगर मुंबई में लॉकडाउन लगाती है तो व्यापारियों का हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी, मजदूर वर्ग बिल्कुल बेहाल हो जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने भले ही लॉलीपॉप दी हो, लेकिन 1500 रुपए की जो घोषणा की है, कहीं न कहीं छोटे मजदूरों के लिए राहत भरा है। जी सत्य प्रकाश, लेकिन अगर बात की जाए जो लोग प्रवासी मजदूर होते हैं, खासतौर पर अगर बात उनकी की जाए, और अभी तक एक देश एक राशन कार्ड वाली जो बात है वो भी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ी है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं होगा, जो मजदूर वर्ग के होंगे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में उनको 2 वक्त का खाना सही से मिल सके, क्योंकि जो कार्ड धारक है उनको ही राशन मुफ्त में मिलेगा, तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम, कोई रसोई इस तरीके से चलाई जाएगी या खाने के पैकेट उनके पास भिजवाए जाएंगे? उनके खाने का किस तरीके से इंतजाम किया जाएगा? देखिए इतन, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में स्वीट थाली की घोषणा की थी, स्वीट थाली में उस दौरान 10 रुपए की स्वीट थाली थी। उसके बाद जिस तरह से पिछला लॉकडाउन लगाया गया था उसमें 5 रुपए की स्वीट थाली कर दी गई है। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि स्वीट थाली अब उन मजदूरों को मुफ्त में दी जाएगी, यानी कि बिना पैसे के पेट भर भोजन दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में ये दांव फंस रहा है कि आखिरकार मजदूर वर्ग को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, किनको वो थाली दी जाएगी, इसका बड़ा असमंजस है। लेकिन जिस तरह से राशन की घोषणा की गई है, राशन के लिए भी जो राशन के दुकानदार है उनको भी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि वो कितने और किस स्थिति में राशन देंगे और किनको देंगे। तो इसकी परिभाषा अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो परिभाषित नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार शायद जिनके पास आधार कार्ड है शायद उनको भी राशन देने की बात कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी आई है कि शिव थाली मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन वो क्या उन्हीं लोगों के पास तक पहुंचाए जाना है खाना इस तरीके से, या फिर उनको कहीं जाकर के कोई ठिकाना इस तरीके का कोई रसोई कोई स्थापित की जाएगी जहां पर लोग जाकर के खाना खा सकते हैं? देखिए एकदम महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन मुंबई में शिव थाली के लिए तमाम सेंटर खोले गए हैं। शिव थाली नाम का, शिव भोजन का नाम का सेंटर खोला गया है, जहां अक्सर लोगों को भोजन करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार उन्हीं शिव भोजनालय में लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, जहां जहां केंद्र बने। हालांकि उनको पहुंचाया नहीं जाएगा, लेकिन जिन मजदूर वर्ग को उन इलाके में, उन वार्ड में जाकर उनको खुद जो है शिव भोजन लेना होगा। और जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनसे किस तरह से लोगों को छूट मिलेगी? कौन कौन से लोग इस पाबंदी में किस आवश्यकता के हिसाब से बाहर जा सकते हैं? देखिए अत्यावश्यक सेवा में डॉक्टर हो गए और फिर तमाम सरकारी कर्मचारी हो गए, मीडिया कर्मी को भी इस बार जो है अत्यावश्यक सेवा में रखा गया है और अन्य कर्मचारियों को रखा है। फिलहाल अत्यावश्यक सेवा में मजदूर वर्ग को भी रखा गया है, जहां कंस्ट्रक्शन की साइट है और उन कंस्ट्रक्शन की साइट पे ही काम चालू रखा जाएगा, जहां पर उनके रहने रख रखाव की व्यवस्था की गई हो। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह की घोषणा की। जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि त्योहारों का भी सीजन जो है वो चल रहा है, नवरात्रि भी चल रहे हैं और रमजान भी शुरू हो गए हैं, ऐसे में जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए इतने धार्मिक स्थल की बात किया जाए या सार्वजनिक स्थल की बात की जाए, सभी जगहों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ अत्यावश्यक सेवा में, चाहे मेडिकल हो, चाहे राशन की दुकान हो या फिर डॉक्टर की दुकान हो,
इन्हीं लोगों को, हॉस्पिटलों को इन्हीं लोगों को सिर्फ रखा गया, बाकी सभी लोगों को पूरी तरह से बंद रखा गया 1 मई तक। और वहीं विपक्ष की बात अगर की जाए तो विपक्ष की तरफ से लगातार बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा था कि लॉकडाउन नहीं, और अब क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? क्या संतुष्टि है सीएम ठाकरे के फैसले से, या फिर इस पर कोई नाराजगी जाहिर की जा रही है? देखिए, जो 14 दिन का लॉकडाउन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कड़क कानून बनाया गया है, कड़क पाबंदियां लगाई गई है, वो कहीं न कहीं लोगों को परेशान करने वाली है। विपक्ष बार बार ये कर रहा था लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं की, लेकिन विपक्ष बार बार अभी भी कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने उन मुंबईकरों के साथ धोखा किया है जो कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग। तो ऐसे में जो आम लोगों की बात अगर की जाए, जो व्यापारी वर्ग हैं या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं वहां पर काम करने के लिए जो पहुंचते हैं रोजी रोटी के लिए, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? देखिए, इधर तो सरकार में बैठे लोगों को मजदूर वर्ग की बात पहुंचाना बेहद मुश्किल है, और हालांकि इस बात का कुछ असर भी नहीं होता, लेकिन जिस तरह से मुंबई में लगातार देखा जा रहा है कि मजदूर वर्ग अपने अपने घरों के लिए पलायन हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र सरकार की जो योजना है ब्रेक द चेन, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब है। फिलहाल ये चैन अभी नहीं, बल्कि जिस तरह से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, मुंबई के कई जिलों में जो है लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद भी पलायन जारी है। ऐसे में मुंबई की लोकल सेवा की बात करें या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें, वहां लगातार भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने अपने साधनों से, अपने अपने उपायों से जो है अपने अपने पैतृक गांव जाने की तैयारी में। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की यह साफ दिखती है कि महाराष्ट्र सरकार अभी भी नाकामयाब। जी, तमाम जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश बहुत शुक्रिया आपका। राजधानी लाइव में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।